हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। तो देखिए, आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे वो था प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको हाइगन्स के पहले तो आपको तरंगाग्र की परिभाषा बताया, तरंगाग्र के प्रकार बताया। एक बार दोबारा आप वीडियो चला के देख लीजिएगा, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिना हाइगन्स के सिद्धांत के को समझे आगे कुछ संभव नहीं। तो हाइगन्स के सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु आपको मैंने बताया था। पहला बिंदु था कि जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती, मैंने ये भी कहा था कि हाइगन्स ने प्रकाश के गुणों की व्याख्या, तरंग गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की, और इसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया। इसके मुख्य बिंदु 3 है। सबसे पहला बिंदु है कि जब प्रकाश तरंगें या तरंगें जब किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के सभी कण एक जैसा कंपन करते हैं, परंतु कंपन की कला एक कण से दूसरे कण पर बदल जाती है। यदि किसी क्षण माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि उस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र समतल, गोलीय और बेलनाकार हो सकता है। समतल तब होता है जब तरंग स्रोत, समतल तरंगाग्र तब बनता है जब तरंग स्रोत क्या हो? बहुत दूर हो या तरंगे समांतर हो। दूसरा गोलीय तरंगाग्र बताया था, ये तब क्रिएट होता है जब तरंग स्रोत बिंदुवत हो। और बेलनाकार तरंगाग्र तब बताया था जब तरंग स्रोत जो हो रेखीय हो। दूसरा था यह कि तरंगाग्र पर स्थित, तरंगाग्र पर जो भी कण होते, मैंने बताया था कि कंपन की समान कला में होते हैं। तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में संचलित होती हैं। इन नई तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये माध्यम में उसी चाल से चलती है जैसे पहले चलती, प्राथमिक तरंग चलती। और तीसरा यदि क्या था? यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुमालोप किया जाए तो, या उससे स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए, तो यह एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। ये मुख्य 3 बिंदु थे। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करके, इन्हीं हाइगन्स की इसी परिकल्पनाओं का प्रयोग करके प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जाती है। हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार प्रश्न ये बनता है कि हाइगन्स का सिद्धांत लिखो और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। तो आता हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या करना है। अब इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लिया जेड जेड डैश, ध्यान समझिएगा, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है या तल है। माना एक समतल तरंगाग्र AB इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। एक समतल तरंगाग्र AB, समतल तरंगाग्र को इस रेखा द्वारा व्यक्त किया गया है। एक समतल तरंगाग्र AB इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। कितने कोण पर? स्मॉल I कोण पर तिरछा आपतित होता है। अच्छा, तरंगाग्र का तिरछा। आगे समझे। माना एक समतल तरंगाग्र AB इस पर तिरछा आपतित होता है। आपको बताया होगा तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींचते हैं, तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींचते हैं, वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। माना समय t बराबर 0 पर
समय t बराबर 0 पर यह पृष्ठ को बिंदु A पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। और तरंगाग्र का सिरा A समय t बराबर 0 पर तरंगाग्र का सिरा A पृष्ठ को बिंदु A पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो चूंकि इसे तिरछा आपतित होगा तो इसे आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने बताया था तरंगाग्र आगे बढ़ता हो, तरंगाग्र को बढ़ने का तरीका मैंने बताया। तो तरंगाग्र से तिरछा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मान लिया तरंगाग्र के सिरे B को पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचने में, पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचने में t समय लगता है। यानी इसको इस सिरे से तिरछा से चला जाएगा तो इस पृष्ठ को, सिरे B को इस पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। इतना क्लियर हुआ। अगर तरंग की चाल b माने, अगर तरंग की चाल b माने तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक चलने में तरंग कितनी दूरी तय की, यानी BA' बराबर दूरी बराबर पड़ेगा 4 समय, यानी कितना b। इसका मान कितना हो गया b। और आप जानते होंगे तरंगा की जो किरण होती है सदैव तरंगाग्र पर लंबवत होती है। तो जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है वह पृष्ठ को बिंदु A और A' के बीच में क्या करेगा, प्रच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा। ऐसे तो करेगा। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता जाता है उस पृष्ठ को क्या करता है, बिंदु A और A' के बीच क्या करेगा, स्पर्श करेगा या प्रच्छेद करेगा। अतः हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे नई तरंगे, नई द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में क्या होंगी, संचरित होंगी। जो माध्यम में B चाल से सभी दिशाओं में क्या होंगी, संचरित होंगी। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगा तो वो पृष्ठ को कहाँ टच करेगा, बिंदु A और A' के बीच में टच करेगा, स्पर्श करेगा। अतः बिंदु A और हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार बिंदु A और A' के बीच स्थित सभी बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे नई तरंगे V चाल से सभी दिशाओं में संचरित होंगे, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं संचरित होंगी। तो देखा सबसे पहले कहाँ टच हो रहा है, सबसे पहले यही टच हुआ था। तो सर्वप्रथम क्या होगा, बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। और किस चाल चलेंगी, जैसे पहले वाले चल रही थी, किस चाल से, B चाल से। तो सर्वप्रथम बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, सभी दिशाओं में चलेंगी। मान लीजिए यहाँ से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं t समय AB' दूरी तय करेंगे। यहां से चलने वाली तरंगिकाएं मतलब किरण कितनी दूरी तय कर लेती है, AB' दूरी तय करेगी। तो AB' का भी मान कितना होगा, दूरी बराबर 4 समय, तो AB' का मान भी कितना होगा, 20। अब ध्यान से देखें, t समय में ये वाला सिरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, और t ही समय में ये वाला सिरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसको मिलाने वाला जो पृष्ठ होगा, इसको मिलाने वाला जो पृष्ठ होगा वो तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। ये आगे बढ़ता चला जाएगा। t समय में यहाँ से यहाँ तक चला, और t ही समय में ये सिरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। ये सिरा यहाँ आ गया और ये सिरा यहाँ पहुंच गया। तो इसको मिलाने वाला जो पृष्ठ होगा वो तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित तरंग। क्या बोलते हैं, परावर्तित तरंग। और ये जो तरंगाग्र आपतित हुआ है इसको बोलेंगे आपतित तरंग। क्या समझ में आ गया। देखिए t समय में सिरा यहाँ पहुंचा और t समय में यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकली वो यहाँ पहुंच गई। तो इसको मिलाने वाला पृष्ठ क्या बताएगा, एक नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित तरंगाग्र। माना यह परावर्तित तरंगाग्र पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाता है, इसमालयात्मक। क्लियर हुआ था। अब इसी को आगे करते हैं। अब त्रिभुज इसमें लिखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज A लिखना है, दिखाई पड़ रहा है, A B A। साइन आई बोलिए इस कोण
आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन की परिभाषा लंब बटे कण। लंब क्या होगा, दो कोण हम लेते हैं उसके सामने की ऊर्जा लंब हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बी ए डैश बटे कण क्या होगा 90 अंश ये है, तो कण आपका ये हो जाएगा ए ए। और बी ए डैश का मान कितना है बी टी बटे ए। सीधा समझ आया। इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में आएगा। समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, इस कोण का साइन लीजिए, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण को लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश, और ये 90 अंश है तो कोण आपका सामने वाला, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश का मान बी टी बटे ए। ये संबंध नंबर 1 लिख लीजिए और इसको संबंध नंबर क्या लिख लीजिए 2। संबंध 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो इसका मान बी टी बटे ए डैश है, इसका मान भी बी टी बटे ए डैश है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे साइन आई बटे बराबर क्या हो जाएगा साइन, दोनों तरफ साइन साइन है तो आई बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल। अर्थात तरंगाग जितने कोण पर आपतित होता है उतने कोण पर क्या हो जाता है निर्गत हो, यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा परावर्तन। यही परावर्तन का दूसरा नियम। पर चूंकि हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, किरण के लिए। मैंने आपको परावर्तन में बताया होगा कि जैसे मान लीजिए परावर्तन में आपको मैंने बताया होगा कि ये मान लीजिए परावर्तक तल है, कोई किरण ये आती है और ये चली जाएगी, ये अविलंब है, तो ये आएगी और ये आएगी। जबकि हमने किसके लिए दिखाया, तरंगाग्र के लिए दिखाया, किरण के लिए नहीं दिखाया। तो चूंकि किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं अतः ये भी बराबर होगी। देखना अगर आप ध्यान दें तो ये किरण जो होगी वो कहलाएगी आपतित किरण, और ये किरण कहलाएगी टकरा के जो आप तरंगिकाएं यहाँ से जो निकली इसको क्या बोलेंगे परावर्तित किरण, और ये कहलाएगा आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर तल के लंबवत रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगा अभिलंब। इसको भी बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए ये कितने कोण कितने अंश का है आई है, और ये पूरा हो जाएगा 90 होगा, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, पूरे में से इतना घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस आई। ध्यान से समझिएगा 90 माइनस आई। और इसकी बात करते हैं, इसकी एक किरण है और ये तरंगाग्र है, तो किरण तरंगाग्र पर लंबवत होती तो ये कितना होगा आपका 90, और ये छोटा वाला आपका 90 माइनस आई, तो इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई। आगे समझ इतना। अब ये कितना है आर, ये कितना है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई आर, ये आर है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। और ये पूरा आप ध्यान दीजिए ये आपका 90 माइनस आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान दें तो ये पूरा आपका 90 होगा, और ये छोटा वाला 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आर। तो देखना ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो देखिए दोनों ही अभिलंब के साथ क्या करते हैं बराबर कोण बनाते। तो आप यहाँ लिखोगे चूंकि किरणें तरंगाग्र के अभिलंबवत होती हैं अतः आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी बराबर कोण बनाएंगी। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। और स्पष्ट है आपको चित्र से दिखाई पड़ेगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यह परावर्तन का पहला नियम है। इस प्रकार परावर्तन के नियम की व्याख्या। यहाँ तक प्रूव करने के बाद आप क्या लिखोगे, चूंकि किरणें तरंगाग्र के लिए अभिलंबित होती हैं, किरणें तरंगाग्र पर अभिलंबित होती है, या अपना तरंगाग्र नहीं था, किरणें तरंगाग्र पर अभिलंबित होती हैं अतः किरणें आपतन बिंदु अतः आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु के साथ बराबर कोण बनाएंगे।
यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं, एक ही तल पे है। यह परावर्तन का पहला नियम है। इस प्रकार परावर्तन के नियम की व्याख्या हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार हो जाती है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसको 2-3 बार समझने का प्रयास कीजिएगा। हम केवल आज इतने ही पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिएगा, फिर से एक बार समझा देंगे। मकसद विद्यालय का यही है कि आप लोग समझें और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।